देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जैसे यहां पर मान लो कि आपका जो लिक्विड है ये आपका वाटर है, ठीक है। इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, ठीक है। नहीं तो इस लिक्विड का कुछ हिस्सा हम लोग मान लेते हैं कि इतना हिस्सा जो है, नहीं ये जो लिक्विड था इतना इतना वेपर में कन्वर्ट कर गया। चलो, और इसके कारण हुआ क्या कि जब ये वेपर हम लोगों का इस नली के द्वारा इस स्केल पर जाकर टकराया, नहीं तो स्केल आपका उठते 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 मान लो यहां तक आ गया। मान लो यहां पर आपका टोटल प्रेशर आ गया, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे यहाँ 0 था, 0 1 2 3 4 5, मान लो कि पी का वैल्यू कितना आ गया 5 ATM मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, वाटर था, नहीं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, तो क्या हुआ कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, कुछ लिक्विड क्या हुआ वेपर में कन्वर्ट हुआ। पहले बर्तन के उस ऊपर का स्पेस क्या था, खाली था। पहले बर्तन के ऊपर का स्पेस क्या था, खाली था। नहीं पानी के ऊपर का जो स्पेस था वो खाली था। धीरे धीरे ये स्पेस भरता गया, भरते जाएगा, नहीं और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो स्पेस है ये टोटल का टोटल स्पेस भर गया वेपर के द्वारा, नहीं टोटल का टोटल स्पेस जो है वो वेपर से भर गया। अब टेम्परेचर आप नहीं इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर यही है, ध्यान रखना है। अब अगर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं तो ऊपर स्पेस नहीं है, ऊपर के स्पेस नहीं है, तो जो अगर ये लिक्विड ऊपर जाकर वेपर में कन्वर्ट किया तो ऊपर के जो वेपर है वो इस लिक्विड को फिर से धक्का देकर नीचे की ओर ढकेल दिए। बस में आ रहा है। तो अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को आप कहते हो वेपोराइजेशन। इसको आप क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन। और अगर कोई वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो कंडेंसेशन। नहीं तो पहले शुरू में क्या होता है, आप जब वाटर को हीट कर रहे हो तो हीट करने पर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग दिए तो उस समय कुछ पानी आपका वेपर में कन्वर्ट किया, नहीं धीरे धीरे स्पेस पूरा जो था वो स्पेस आपका भरता चला गया, बर्तन का पूरा स्पेस भरता चला गया, स्केल धीरे धीरे उठते 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 हम लोग का मान लो यहां तक गया, ठीक है। नहीं अब स्केल यहां से उठ नहीं रहा है, तो स्केल उठ नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ कि जरूर अब जो बचा हुआ पानी है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। नहीं अब बचा हुआ पानी जब वेपर में कन्वर्ट नहीं करे तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है कुछ देर के बाद उतना ही लिक्विड फिर से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, जिसके कारण जो लिक्विड का लेवल है वो अब कांस्टेंट हो जाता है। अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना बंद कर दिया, तो जिस स्टेट पर आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना बंद कर दिया उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मेरी बात समझ में आई, नहीं तो जिस स्टेट पे कोई भी लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट करना बंद कर दे उसी स्टेट को आप कहते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। नहीं यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। मेरी बात समझ में आई, इतना में दिक्कत है किसी को, आप नए हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाएं। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से भी समझेंगे हम लोग आगे चल के। नहीं बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा ना तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा। नहीं बॉइलिंग पॉइंट से कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस समय समझेंगे। फिलहाल देखा जाए अगला पॉइंट हम लोग को आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नहीं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है। तो पहला फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ द लिक्विड। सही बात है, अलग अलग लिक्विड जो होते हैं नहीं उनका नेचर अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बर्तन हम ले लिए और ये दूसरा बर्तन ले लिए, एक बर्तन में यहां पर आप ले लो वाटर और दूसरा एक बर्तन ले लो इसमें भी लिक्विड ही है आपका और इस बर्तन में आप ले लो पेट्रोल।
तो एक बर्तन में आप वाटर ले लिए और एक बर्तन में आप पेट्रोल ले लिए, नहीं तो दोनों का नेचर सेम है कि अलग अलग? दोनों का नेचर अलग अलग है। नहीं, आप जानते हो कि जो पानी होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो पेट्रोल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है। ठीक, तो कहने का सेंस है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी पानी को आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं, और पेट्रोल को कम ही हीट देना पड़ेगा, 30 डिग्री सेल्सियस ही देंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। नहीं, यानी कि निश्चित रूप से जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, नहीं, और जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, स्ट्रांग है, इसलिए वो जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ अलग अलग लिक्विड जो हैं उनका नेचर अलग अलग होता है, अलग अलग लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जिस लिक्विड मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, नहीं, वो ज्यादा वेपर बनाएगा, और जिस लिक्विड मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो कम वेपर बनाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही कम वेपर बनाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही कमजोर होगा वह लिक्विड उतना ही ज्यादा वेपर बनाएगा। नहीं, जैसे हम लोग मान लो कि यहां पर लिए हुए हैं, यही बर्तन हम यहां पर ले लिए इस तरह से, और ये स्केल आपका लग गया जिसको आप मैनोमीटर कहते हो प्रेशर मापने के लिए, ये आपका स्केल हो गया, और इसमें आप वाटर रखे हुए हैं, और सेम यही बर्तन आप यहां पर ले लिए और इसमें आप पेट्रोल रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको वेपर प्रेशर मेजर करना है, चलो इसको टेम्परेचर आप दे दिए 30 डिग्री सेल्सियस, इसको भी टेम्परेचर दे दिए आप 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों को सेम टेम्परेचर दे दे 30 डिग्री सेल्सियस पर, क्या वाटर जो है कोई वेपर लगाया क्या? वाटर कोई वेपर नहीं बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? 0 लगभग, ध्यान रखना है। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल जो होगा वो तो वेपर प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लगाएगा, नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि हम लोग को आ गया 1 atm। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहीं पर दिखाई दे रहा है कि अच्छा पानी जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई वेपर बनाएगा ही नहीं, नहीं, और वही 30 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल जो है वेपर का फॉर्मेशन कर दे रहा है और ये प्रेशर लगा रहा है, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है वो कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। तो वही बात लिखा हुआ है, पढ़ लेते। Liquid having weaker value of intermolecular force of attraction has higher value of vapor pressure। दिक्कत है? नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा है? Liquid having weaker value of intermolecular force of attraction has higher value of vapor pressure। ध्यान रखना है, कोई दिक्कत? चलो, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिए वाटर का और पेट्रोल का, नहीं तो आपसे पूछा जाए, बोलिए वाटर और पेट्रोल में वाटर पोलर कि नॉन पोलर? पोलर, सही है। वाटर जो है हम लोगों का पोलर है, चलिए, और पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर, सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, नहीं, कि जो भी तेल होते हैं वो सब नॉन पोलर होते हैं, नहीं, और जो भी वाटर है ये हमेशा हम लोग क्या होता है? पोलर होता है, सही है। तो देखो, तो जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, नहीं, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा होगा, नहीं, तो इनका वेपर प्रेशर कम होगा। बात समझा रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को लिख रहा है, देख लो, नॉन पोलर लिक्विड हैज हाइयर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, नॉन पोलर लिक्विड हैज हाइयर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, और पोलर लिक्विड हैव लोअर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, नहीं, ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल दिया वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, जैसे मान लो हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, जनरली जो लोग पीते हैं, इथाइल अल्कोहल, नहीं, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो अगर अल्कोहल और वाटर का अगर कोई वेपर प्रेशर कंपेयर करने के लिए कहता है, नहीं, तो किसका वेपर ज्यादा होगा? इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट क्या है? नॉन पोलर। तो जिसमें भी नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होगा, नहीं, जिसमें भी नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
ध्यान रखना है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम ले ले, मान लो यहां से हम बोले डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर ले लें मान लो, और यहां से हम ले लें दो डाई इथाइल ईथर, और यहां पर हम मान लो ब्यूटेनॉल ले लिए, या छोटा ही लेते हैं इथाइल अल्कोहल लेते हैं, चलो, और हम यहां से ले लिए इथाइल अल्कोहल। अब दो लिक्विड दिए गए हैं, अब इन दोनों लिक्विड में आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। डाई इथाइल ईथर सही है, क्योंकि हम लोग डाई इथाइल ईथर लिखेंगे तो इथाइल C2H5O C2H5, और अल्कोहल आप लीजिएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कार्बन वाला पार्ट नॉन पोलर, ये कार्बन वाला पार्ट नॉन पोलर, लेकिन इसमें नॉन पोलर पार्ट कितना है, सिर्फ एक, ध्यान रखना है। तो इसमें नॉन पोलर पार्ट कम है, इसमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है, तो जिसमें भी नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होगा निश्चित रूप से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ईथर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है। नहीं तो ये लिक्विड है, इसका मतलब जरूर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। नहीं, और ये गैस है, इसका मतलब जरूर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ध्यान रखना है। नहीं तो इस टाइप का कॉमन क्वेश्चन आपको आता है, कोई भी दो लिक्विड दे देगा और बोलेगा कि विच लिक्विड हैव हायर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं तो आपको बस क्या पहचानना है, पोलर और नॉन पोलर, जो कि हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। नहीं तो कौन सा लिक्विड पोलर है, देख लो कौन सा लिक्विड नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा, और जो पोलर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी जानते हैं किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते जाओगे नहीं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। नहीं यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ध्यान रखना है। जितना ही ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करेगा तो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही बात लिखा हुआ है, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। This is because with increase in temperature, kinetic energy of molecules increases, and hence more molecules leave the surface of the liquid and come into the vapor phase. किसी को दिक्कत? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जितना ही बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट आता है, दिक्कत नहीं ना किसी को, अगले पॉइंट पे आओ। अब यहां पर हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिंगल लिक्विड का। नहीं जैसे एक बर्तन में हम क्या लिए थे, पेट्रोल, और एक बर्तन में क्या लिए थे, वाटर। नहीं और पेट्रोल और वाटर का तुम वेपर प्रेशर कंपेयर कर रहे थे, ये ना कर रहे थे, ठीक है। यानी हम लोग सॉल्वेंट का, एक में पेट्रोल एक में वाटर, और बोले किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो आप बोले पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ए को क्या माने हैं, सॉल्वेंट, नहीं, और ये सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड, और ये बी जो है वो सॉल्यूट है और वो भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड है, तो दोनों अगर लिक्विड है तो अगर आप हीट दीजिएगा ऐसे सॉल्यूशन को, अगर आप हीट दीजिएगा तो हीट देने पर ए का भी वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, और बी का भी वेपर बनेगा, क्योंकि यहां पर ए और बी दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है और दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां पर जो हम लोग का वेपर बनाया गया है वो वेपर किसका किसका होगा, वेपर्स ऑफ ए एंड बी बोथ। चलो अब यहां पर हम लोगों का ये सब वेपर जो है वो इकट्ठा होके गए, इस स्केल पे प्रेशर लगाए। जब इस स्केल पे प्रेशर लगाएंगे तो स्केल आपका ऊपर उठेगा, मान लो स्केल उठ के आपका यहां तक पहुंच गया। नहीं मान लो यहाँ प्रेशर मान लिया 0 1 2 3 4, प्रेशर का वैल्यू तुमको आ गया मान लो 4 atm। कितना आ गया, 4 atm। तो ये जो 4 atm प्रेशर आया, ये प्रेशर ए लगाया है कि बी लगाया है, दोनों, ए का भी वेपर लगाया है और बी का भी वेपर प्रेशर लगाया है, ध्यान रखना है। नहीं तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा अगर 4 atm प्रेशर ए का भी वेपर लगाया और बी का भी वेपर लगाया, ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया, तो बताइए कि 4 atm प्रेशर में से कितना हिस्सा ए का वेपर लगाया और कितना हिस्सा बी का वेपर लगाया। नहीं
4 atm क्या आ गया, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर में से कितना प्रेशर ए के द्वारा लगाया गया और कितना प्रेशर बी के द्वारा लगाया गया, ये अब सवाल उठता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये हो गया टोटल प्रेशर, नहीं, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलता है, ध्यान रखना है। अब बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताओ और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ध्यान रखना है, ठीक। चलो, तो ऐसे लिक्विड के लिए जो ए और बी, अगर ए और बी दोनों लिक्विड हैं, सॉल्वेंट भी लिक्विड हैं, सॉल्यूट भी लिक्विड हैं, नहीं, तो इनका पार्शियल प्रेशर बताने के लिए हम लोगों को एक रूल आया, नहीं, एक लॉ आया, जिसको कहा गया राउल्ट्स लॉ। क्या कहा गया, राउल्ट्स लॉ, ध्यान रखना है। राउल्ट साहब ने हम लोगों को एक तरीका बताया जिस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल सकते हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल सकते हो, यानी कि टोटल प्रेशर में कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया वो आप निकाल सकते हो। दिक्कत है? चलो, तो वही फिगर हम लोग पहले समझ रहे थे। लिख रहा है, इन दिस केस द टोटल वेपर प्रेशर इज ड्यू टू द वेपर्स ऑफ बोथ ए एंड बी, देन व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये क्वेश्चन हम लोग के पास आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन आए, राउल्ट साहब, नहीं, चलो देखते हैं, देखा जाए। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, नहीं, वोलेटाइल का मतलब समझते हैं ना, वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल का मतलब उड़नशील, मतलब वैसा लिक्विड जिसको हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट कर सकता है, ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। जैसे वोलेटाइल सॉलिड, कपूर, नहीं, आप हीट करते हो गैस में कन्वर्ट कर जाता है, नहीं, तो वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। तो जिन सबस्टांस को हीट करने पर वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर जाते हैं उनको वोलेटाइल कहा जाता है, सिंपल है। चलिए, तो यहां पर हम लोग जो सॉल्यूट लिए हुए हैं वो सॉलिड है कि लिक्विड है, लिक्विड। हाँ, इतना शॉर्ट मेमोरी थोड़ी ना, अभी पढ़ाए हैं कि सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड हो, नहीं, तो यहाँ पर अगर हीट करेंगे तो ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। अब ए और बी दोनों का वेपर बना और टोटल प्रेशर स्केल पे मालूम चल गया, लेकिन कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, इसको बताने के लिए ही एक रूल आया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राउल्ट्स लॉ, नहीं, जिसको बोला जाता है राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से हम यहां लिख दें, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, समझो। अब हम लोग को यहां पे आया कि राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो सोचो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया, जैसे मान लो कि हम लोग ए लिए हुए हैं और बी लिए हुए हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा समझ लें, समझो। चलिए, हम लोग जो सॉल्यूशन लिए थे उसमें ए भी लिक्विड था और बी भी लिक्विड था, समझो यहां पर। अब मान लो कि ए जो है वो आपका सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है। बी क्या है आपका, सॉल्यूट है, नहीं, दोनों ही आपके लिक्विड फॉर्म में है। चलो, अब हम लोग को ध्यान रखना है कि मान लो अगर ये सॉल्वेंट है तो इसका मोल ज्यादा, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि 3 मोल है, और ये सॉल्यूट है तो इसका मोल कम है, 2 मोल है, ले लिए, नहीं। अब अगर ये 3 मोल है, 2 मोल है, तो हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वो आपको आ जाएगा 5 मोल। अच्छा, हम लोग बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 3/5 लिख देंगे। कोई बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, 2/5, बोलो, इतना में दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन ए का लिख दिए, मोल फ्रैक्शन हम लोग बी का लिख दिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि एक मोल सॉल्यूशन में, एक मोल सॉल्यूशन में ए का कितना मोल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या बताता है, तो एक मोल सॉल्यूशन में कितना मोल बी है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, मोल फ्रैक्शन, यानी एक मोल सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और एक मोल सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इसकी जानकारी हमें मोल फ्रैक्शन देता है।
नहीं, तो यहां से मालूम चल गया कि ए का मोल फ्रैक्शन 3/5 है और बी का मोल फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, एक्चुअली बोले तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? कम है, ये जो है वो लेस है, और ये मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉरी, उल्टा हम लिख रहे हैं, ये जो है वो क्या है? मोर, क्योंकि सॉल्वेंट है, और ये क्या है? लेस, यानी इसका अमाउंट ज्यादा है, मोर अमाउंट, इसका अमाउंट कम है, लेस अमाउंट। ठीक है, तो राहुल साहब का सिंपल कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, प्रेशर यानी कि धक्का देना, प्रेशर यानी कि धक्का देना, धक्का देना यानी कि जिसके पास ताकत ज्यादा होगा वो ज्यादा धक्का देगा। नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो धक्का देने की क्षमता होती है वो सबसे पहले डिपेंड करती है संख्या पर, किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है। नहीं, जिसकी संख्या, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, नहीं, वो ज्यादा कस के धक्का मारेगा। बस मेरा जैसा नहीं होता, युद्ध है तो युद्ध में किसकी से कौन जीतेगा? तो जिसके पास सेना ज्यादा होगी, जिसके पास सेना कम होगी वो हारेगा। बस मेरा पहला फैक्टर तो यही दिखाया जाता है जी, बाकी फैक्टर बाद का चीज है। नहीं, लेकिन सबसे पहला फैक्टर दिखाया था किसके पास संख्या ज्यादा है। नहीं, ये जो राजा है इसके पास 5,000 सैनिक है, आई जो राजा है इसके पास 1,000 सैनिक है, तो कौन जीतेगा? अगर दूर से कोई तीसरा आदमी देखे और पूछे तो क्या बोलेगा? जिसके पास 5,000 सैनिक है। नहीं, चलो तो यहां पर देखो तो इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, यानी मोर अमाउंट है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? कम है। नहीं, तो प्रेशर, राहुल साहब ने कहा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, यानी कि किस लिक्विड का वेपर, किस लिक्विड का वेपर कितना प्रेशर लगाएगा ये डिपेंड करता है कि किसका मोल फ्रैक्शन कितना है। इन दोनों में सीधा संबंध, सीधा संबंध का मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसके लिक्विड के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी कि अगर हम इसको ए और बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, यानी अगर ए का हमको प्रेशर पता करना है तो पहले पता करो कि ए की मात्रा कितनी है, ए का अमाउंट कितना है। नहीं, अगर आपको पता करना है कि बी का वेपर प्रेशर कितना है, यानी बी कितना प्रेशर लगा रहा है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में जो बी का अमाउंट है ये क्या है? अमाउंट ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ बी। तो सॉल्यूशन में बी का अमाउंट कितना है वो पता करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, यानी कि अमाउंट पर प्रेशर डिपेंड करता है, ऐसा किसका कहना था? राउल्स का। नहीं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी भाई वो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ए ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कम है, तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बी का लगाया गया वेपर प्रेशर कम होगा। बिल्कुल, उसी पॉइंट पे तो हम लाएंगे, ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि संख्या पे डिपेंड करेगा, ठीक है? नहीं, जैसे हम लोग बोले युद्ध के मामले में। अब सेकेंड पॉइंट ये है, नहीं, यहां से अगर देखा जाए तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। नहीं, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जरूर कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। नहीं, तो जैसे ही इस पीए को हटाया गया और अब पीए का फॉर्मूला बना पीए, सबसे पहले वो बात कहा गया, अब कहा गया पीए बराबर P0A एक्स ए। अब क्या कहा गया? पीए बराबर P0A एक्स ए। पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि टोटल प्रेशर में कितना हिस्सा ए लगाया, ये बताता है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये जो P0A है ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। जैसे ही P पर 0 आ जाए वो प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ध्यान रखना है। नहीं, यानी कि संख्या पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आपका ए जो सॉल्वेंट है वो अकेला है तो उस समय वो कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे तुम्हारे पास ए और बी दो लिक्विड थे, अब तुम क्या करो? लिक्विड ए को अलग कर दो और लिक्विड बी को अलग कर दो। दोनों लिक्विड को तुम अलग कर दिए, अब उन दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर अब मेजर करो। नहीं कि भाई ए ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है कि बी ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है।
नहीं तो अलग अलग लिक्विड का नेचर अलग अलग। नहीं, अब ये भी हो सकता है कि जिस राजा के पास सैनिक ज्यादा है 5,000 है, नहीं एक राजा के पास सैनिक कम है 1,000 है, लेकिन उसमें 1,000 जो सैनिक है वो सब 1,000 लड़ाकू है। नहीं, और जिसके पास 5,000 सैनिक है, नहीं वो लड़ाकू नहीं है, बस संख्या के लिए है। बस मैंने सब घर द्वार का काम करता है, जब लड़ाई होता है तो गिनती के लिए सब खड़ा हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? तो अब जीतने की संभावना किसकी हो जाएगी? जो 1,000 वाले हैं। बस में आ रहा है? जैसे हम लोग फिल्म देखे थे, आपको क्या आप देखे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, 300 एक फिल्म आया था, हॉलीवुड का फिल्म था, स्पार्टन्स था। बस में आ रहा है? जिसमें 300 सैनिक जो थे, 300 मात्र सैनिक जो थे, वो लगभग 5,000 10,000 सैनिकों को हरा देते हैं। बस समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट था। नहीं तो उसमें 300 जो सैनिक थे वो सब 300 के 300 क्या थे? लड़ाकू थे। बस में जिस राजा के पास 5,000 सैनिक है वो सब क्या है? कोई बढ़ई है, नहीं कोई हलवाई है, कोई दर्जी है, नहीं, और लड़ने के समय सब इकट्ठा हो गया है। बस समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करता है। तो सेम है, जो आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे उसी पे डिपेंड कर रहा है। अब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। नहीं, बस में आ रहा है? और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो मात्रा पे डिपेंड तो करता ही है, लेकिन साथ साथ नेचर पे भी डिपेंड करता है। ध्यान रखना है कि आपका जो नेचर है वो कैसा है। ध्यान रखना है, आप अगर अकेले हैं तो क्या आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है कि कम है? आपकी संख्या ज्यादा है लेकिन आप वेपर बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे हम पानी और पेट्रोल को ले लें, नहीं आप पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ले लो, आप पूरे पानी की मात्रा को 1 ड्राम पानी ले लिए हैं और उसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, पानी का मॉलिक्यूल जो है तनी मनी खाली उसी में हिलेगा। तनी मनी हीट दीजिए तो क्या होगा? मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट कर जाएंगे क्या 30 डिग्री सेल्सियस पर? नहीं, पानी के मॉलिक्यूल 30 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पेट्रोल के मॉलिक्यूल, नहीं आप एक एक कटोरी लीजिए, 1 ड्राम मत लीजिए, और उसको 30 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा हीट दीजिए, फटाक दे सब वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मात्रा पे ही डिपेंड नहीं करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। प्योर स्टेट में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि लिक्विड के द्वारा कितना वेपर प्रेशर लगाया जाएगा। ये बुझाया? चलिए, तो राहुल साहब ने वही हम लोग को 2 कॉन्सेप्ट दिया। राहुल साहब ने सिंपली बताया कि पहले हम लोग संख्या पे ही देखते हैं, यानी जिसका अमाउंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब साइन हटाया गया, नहीं, और जब लिक्विड का अपना नेचर वाला पॉइंट डाला गया, नहीं, तो उस केस में दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, यानी कि अमाउंट भी ज्यादा हो, अमाउंट भी अगर ज्यादा हो और वेपर प्रेशर का वैल्यू भी ज्यादा हो तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझा रहे ना? चलिए, तो यहां से हम लोग जो समझाए उस बात को देखिए, तो हम लोग लिखे हुए हैं, समझ लें। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट या राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है भाई? नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लाइन में दिक्कत है क्या? हम लोग बोल रहे हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट, यानी किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बोलो दिक्कत है? कह सकते हैं हाँ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल पी और ए से। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को स्मॉल पी और बी से। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन को एक्स ए से, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन को एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिखा गया यहां से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना में दिक्कत? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। चलो, अब हम लोग को यहां से लिखा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया गया और क्या लिखा गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू P0A एक्स ए। क्या लिखा गया? P0A एक्स ए। नहीं, अब यहां पर P0A क्या है भाई? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ध्यान रखना, यानी कि दोनों लिक्विड को अलग करो और उनकी अलग अलग ताकत अब मापो, नहीं कि किसकी वेपर प्रेशर लगाने की कैपेसिटी कितनी है। ध्यान रखना है, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा उनके नेचर पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, इस सब पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखना है। तो वही लिखा गया P0A बराबर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, सेम एज जैसे PA को लिखा गया वैसे PB को।
पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कि पीबी इज इक्वल टू, इसको हटा के क्या लिखेंगे, पी जीरो बी एक्स बी। पी जीरो बी क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। बोलो इतना में दिक्कत कर सकते हैं नहीं? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, यानी इसी राउल्ट्स लॉ में थोड़ा सा डाल्टन साहब अब इंटर कर गए नहीं, ठीक है। राउल्ट साहब ने क्या बताया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला बता दिया। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला आ गया पी ए, स्मॉल पी ए, ध्यान रखना है, बराबर पी जीरो ए एक्स ए। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का फॉर्मूला आ गया क्या, पी जीरो बी एक्स बी, ठीक है। अगर इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को जोड़ दें तो टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो डाल्टन साहब ने वही किया नहीं, डाल्टन टोटल वेपर प्रेशर यानी पी टोटल या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को उन्होंने लिख दिया पीएस बराबर, यानी टोटल वेपर प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ध्यान रखना है, ये पीएस क्या है, टोटल प्रेशर, और पीए क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। बोलिए इतना में दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब यहां से देखा जाए तो हम लोगों की बात हो रही है ग्राफ की, नहीं ग्राफ हम लोग खींचना है, ठीक है। चलो, ग्राफ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला भी हम लोग को मिला, पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स ए, यही मिला नहीं। अब ग्राफ खींचना है, यानी कि इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि ये मैथ के किस इक्वेशन से मैच करता है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, नहीं ये y इज इक्वल टू एम एक्स से मैच कर रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान रखना है। चलो, यहां y एक्सिस की जगह पे कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और x एक्सिस की जगह पे कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये स्लोप है, स्लोप के जगह पर कौन है, पी जीरो ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है। नहीं तो हमको इसका ग्राफ खींचना है तो बस स्ट्रेट लाइन खींच दो लेके, ओरिजिन से पास कराओ और एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ध्यान रखना है। चलो, ये जो लाइन है y के जगह पर पी ए, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये लाइन x एक्सिस है, तो x की जगह पे कौन है, एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। चलो, यहां से ध्यान से देख लिया जाए, देखो तो हम लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग को इतना हो गया, यहां से यहां आ गया। तो देखो तो ए का अमाउंट अगर बढ़ गया तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम बढ़ा दिए और बढ़ा दिए तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे अमाउंट आप बढ़ाते जाओगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अमाउंट, जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सेम जैसा इसका ग्राफ आया, क्या उसका ग्राफ ऐसे ही नहीं आएगा, सेम आएगा, ध्यान रखना है। ये ग्राफ भी हम लोग क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका भी ग्राफ हम खींचेंगे तो ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, यहां भी अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करे किस चीज को, पीबी को, और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करे किसको, एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को। ध्यान रखना है। तो ये भी क्या बता रहा है कि जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, यानी बी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। परेशानी है किसी को? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए। हम लोगों को देखा जाए तो यहां से एक फॉर्मूला हम लोग को बताया गया टोटल प्रेशर का, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, ठीक है। जस्ट ए मिनट,
चलो ध्यान दो। तो हम लोग को एक फॉर्मूला यहाँ से आया था, जो डाल्टन साहब ने कहा कि अगर टोटल प्रेशर हम लोग को बताना है तो ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर जोड़ दो। नहीं तो हम लोग को टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन था। अब राउल साहब में थोड़ा सा डाल्टन साहब भी घुस गए हैं, ध्यान रखना है, समझा जाए। अब हम लोग देखा जाए तो पी एस बराबर, इस पी ए को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, पी जीरो ए एक्स से, पी बी को लिख सकते हैं पी जीरो बी एक्स बी, ये लिख सकते हैं। इतना में दिक्कत है? चलो अब हम लोग को देखा जाए तो हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं पहले से, अगर आपको याद हो तो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1 होता है। सिंपल है, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। अगर हमको एक्स बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो 1 माइनस एक्स ए, ऐसा कर सकते हैं। नहीं चलो हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो, पी एस बराबर हम इसको लिख रहे हैं पी जीरो ए, और जो एक्स ए है उस एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। हम लोग एक्स बी के फॉर्म में ले जाते हैं, हम लोग एक्स बी के फॉर्म में यहाँ ले जाते हैं, उसी को लिख देते हैं यहाँ पर कि हमको एक्स बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, सॉरी एक्स ए बराबर, हाँ चलिए, तो एक्स ए जो लिखा हुआ है उस एक्स ए को हम लिखने जाते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस बाकी सब उतार दिए पी जीरो बी एक्स बी। चलो यहां से हम लिखें अगर तो पी एस बराबर, इसको मल्टीप्लाई करते तो पी जीरो ए इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी जीरो ए एक्स बी प्लस पी जीरो बी एक्स बी कर सकते हैं। चलो पी एस बराबर, यहां से अगर देखें हम लोग तो इसको पहले लिख रहे हैं, इसको वाले को पी जीरो बी एक्स बी, अब इसको उतार रहे हैं माइनस पी जीरो ए एक्स बी, अब इसको उतार रहे हैं प्लस पी जीरो ए, इसी को अरेंज कर दिए। अब चलो पी एस बराबर, इन दोनों में एक्स बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए, पी जीरो बी माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स बी, और प्लस में क्या आएगा पी जीरो ए। तो यहां से हम लोग को एक पी एस का यानी प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, पी एस बराबर हम लोग लिखें अगर तो पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए एक्स बी प्लस पी जीरो ए। बोलो इतना में दिक्कत है? ध्यान से देख लो किसी को। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन हम लोग आया हुआ है, इस इक्वेशन में हम ये माने हैं कि B इज मोर वोलेटाइल देन A। हम यहाँ क्या माने हैं कि B जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो ज्यादा प्रेशर लगाता है। देख लो पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए हम लाए हैं। नहीं तो हम ये मान के बनाए हैं इक्वेशन कि जो B का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, भले B का अमाउंट कम है लेकिन B का वेपर प्रेशर क्या है ज्यादा है, इसलिए ज्यादा माइनस कम। नहीं तो हम लोग ध्यान रखना है, हम क्या माने हैं हियर we assume that B is more volatile, B is more volatile, sorry, B is more volatile than A। तो यहां से आपको ध्यान रखना होगा कि आप यहां माने हैं कि जो B है वो ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल देन A, that is boiling point of B is less than boiling point of A, that is vapor pressure of B is greater than vapor pressure of A। बोलो दिक्कत है? नहीं हम लोग यहां से क्या माने हैं कि जो B है वो ज्यादा वोलेटाइल है, यानी जल्दी वेपर में कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। नहीं तो वो सब पॉइंट हम यहाँ लिखे। तो हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया पी एस बराबर पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए एक्स बी प्लस पी जीरो ए। इतना में दिक्कत? ठीक है।
चलो अब यहां से हम लोग को ध्यान रखना है, अगर यही फॉर्मूला हम लोग अगर मान लो कि हम ऐसा मानते कि ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, तो यही फॉर्मूला कैसा बनता? यहां हम बना रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, पीएस यहां पर आया था P0A माइनस P0B, जहां पर XB है वहां X से चला आता, और जहां पर P0A है वहां पर P0B चला आता। समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये फॉर्मूला हम लोग कब बनेगा? जब A इज मोर वोलेटाइल देन B, ध्यान रखना है, ठीक है, इतना में दिक्कत, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, PS बराबर P0B माइनस P0A XB प्लस P0A, ये हम लोग को लिया गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन का भी हमको ग्राफ खींचना है, इस इक्वेशन का भी हमको ग्राफ खींचना है, तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू, इतना को हम क्या मान लिए, m x प्लस c, नहीं, इसके पहले जो इक्वेशन था हम लोग का वो था y इज इक्वल्स टू mx, उसमें c इंटरसेप्ट 0 था। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, नहीं, लेकिन यहां पर इंटरसेप्ट 0 नहीं है, c के जगह पर P0A आ गया, नहीं, यानी ग्राफ जो है वो P0A से ही स्टार्ट होगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? P0A से ही स्टार्ट होगा, इतना में दिक्कत, ठीक है। चलो यहां आ जाओ, हम लोग यहां से लिखे ग्राफ ऑफ टोटल वेपर प्रेशर, नहीं, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वही इक्वेशन है, इसको हम लिख रहे हैं, ये किससे मैच कर रहा है? mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी से मैच कर रहा है। चलो m का मतलब यहाँ स्लोप है, स्लोप के जगह पर कौन है? P0B माइनस P0A, ठीक है, ध्यान रखना है, ये स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये समझते हैं ना। अगर कोई भी आप स्ट्रेट लाइन लिखते हो, मान लो कोई ग्राफ खींचते हो और स्ट्रेट लाइन खींचते हो, तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ भी होगा, वही एंगल यहाँ भी होगा, यानी इसका स्लोप हर जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैसा ही इनका जो आपका डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, पूरे सॉल्यूशन के दौरान जब तक सॉल्यूशन बनता रहेगा इनका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y के जगह पर कौन है? टोटल प्रेशर, y के जगह पे कौन है? टोटल प्रेशर, ध्यान रखना है। चलो तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बैक आते हैं, चलो थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान देते हैं। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, PA बराबर P0A x से, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे। अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़े थे, PB बराबर, सॉरी ये फॉर्मूला पढ़े थे। अच्छा इसका ग्राफ ऐसा आया था ना, ऐसा आया था कि नहीं आया था? इन दोनों ग्राफ ऐसा आया था, बस मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान रखना है, ये लाइन PA था और ये लाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ A था, ये लाइन क्या था? PB, और ये लाइन क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ B, था कि नहीं था? था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों ग्राफ को एक साथ खींच रहे हैं, इन दोनों ग्राफ को क्या कर रहे हैं? एक साथ खींच रहे हैं, ध्यान से देखो, हम इस एक लाइन को और इस एक लाइन को ध्यान रखना है, नहीं, अब इसके आधार पर हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं। चलो तो एक लाइन हम लोग ये पहले B का खींच दिए, चलो ये लाइन हम किसका खींच दिए? B का, और एक लाइन हम खींच दिए यहाँ पर A का, ध्यान रखना है, ये लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यानी कि ये है हमारा P0 सॉरी B बराबर P0B XB, और ये जो लाइन है वो हम खींचे A का, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू P0A x से, समझो इसका ग्राफ हम थोड़ा ऊपर ले गए हैं और इसका ग्राफ हम नीचे लाए हैं, क्यों? इसका ग्राफ हम लोग ऊपर ले गए हैं, B वाले का ग्राफ ऊपर ले गए हैं और A वाले ग्राफ नीचे ले गए हैं, क्योंकि हम पहले एज्यूम किए हुए हैं नहीं कि A का वेपर प्रेशर कम है और B का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए एक का ग्राफ ऊपर ले गए हैं B वाले का और A का ग्राफ नीचे दिखाए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो तो इन दोनों ग्राफ को हम एक साथ खींच दिए। अब ये जो लाइन है, ये लाइन ये B का है, नहीं, तो देखो तो अगर ये लाइन हम लोग का B का है तो ये वाला लाइन, ये वाला, ये PB होगा, और जब इधर से इधर पढ़ेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा कि नहीं होगा?
होगा, देख लो। चलो ये वाला लाइन अगर ये ए का ग्राफ खींचे हैं तो ये वाला लाइन पी ए का होगा, और इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। इतना में दिक्कत, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। हम दोनों ग्राफ को इनको उठा के एक साथ कर दिए हैं, नहीं ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नहीं समझना है, हमको समझना है कि दोनों ग्राफ हम लोग क्या किए, एक साथ कर दिए। एक ग्राफ हम लोग खींच दिए ओरिजिन से पास करता हुआ बी का, और एक ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ ए का। बी वाले ग्राफ को ऊपर दिखाए हैं क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हम लोग ज्यादा माने हैं, ए वाले ग्राफ को हम नीचे दिखाए हैं क्योंकि उसके वेपर प्रेशर को कम माने हैं। दिक्कत नहीं। अब ये लाइन चूंकि बी का है तो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करेगा पीबी को, और ये रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को। चलो ये अगर हम लाइन ए का माने हैं तो ये वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो दिक्कत है? चलो अब यहां आ जाओ। हम लोग अभी टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े थे, पीएस बराबर, याद करो, पी जीरो बी माइनस P0A, जो यहां पर रहेगा उसी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी, अब प्लस में अब जो बच गया P0A, अभी पढ़े थे, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, अब एक्स बी का मान 0 मानो, एक्स बी का मान क्या मानो, एक्स बी बराबर 0। तो अगर एक्स बी बराबर अब 0 मानते हो, एक्स बी बराबर अगर हम लोग 0 माने तो पी एस बराबर क्या आएगा, P0A, पी एस बराबर क्या आएगा, P0A। तो चलो अब खोजो कि एक्स बी का मान 0 कहाँ होगा। तो ये लाइन एक्स बी का है, तो इस पॉइंट पर एक्स बी का मान क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पर अगर एक्स बी का मान 0 है तो एक्स बी बराबर 0, देन पी एस बराबर P0A, यानी कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, P0A। बोलो दिक्कत है? चलो इसी इक्वेशन को हम याद करो, हम इसको ऐसे लिखे थे, याद करो, PS बराबर P0A माइनस P0B, और इसको क्या लिखे थे, XA, अब प्लस में P0B लिखे थे। अब यहां आओ, इफ XA बराबर 0, अगर XA का मान यहां पर 0 कर दें तो उस केस में PS का मान क्या होगा, P0B के बराबर। यानी कि जिस पॉइंट पर XA का मान 0 होगा वहां पर टोटल प्रेशर P0B के बराबर होगा। तो XA का मान कहां पर 0 होगा, यहां पर, यहां पर XA का मान क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, P0B, ये पॉइंट हम लोग का हो जाएगा P0B। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम अगर मिला दें तो ये जो होगा वो होगा हम लोग का पीएस बराबर PA प्लस PB। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं। तो ये हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। क्या ये जो सॉल्यूशन ग्राफ है ये ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? नहीं, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। नहीं, जैसे आप सिंपल है, जैसे आप कैसे लिखते हो, y बराबर 2x प्लस 3 लिखते हो जी। नहीं, तो अगर x का वैल्यू हम 0 लिख दें तो y का मान कितना, 3, यानी ग्राफ 3 से पास करेगा। वही तो हम यहां भी किए हैं। नहीं, यहां पर भी हम वही किए हैं, एक्स बी का मान 0 कर दिए तो पीएस का ग्राफ कहां से शुरू होगा, P0A से। नहीं, तो देखो हम P0A से स्टार्ट किए हैं। नहीं, अब ये जाकर कहां टच करेगा, तो यहां पर टच कर रहा है। तो इस पॉइंट पर XA का मान क्या है, 0 है। नहीं, तो हम यहां दिखा दिए कि जब XA का मान 0 रखोगे उस समय पीएस का ग्राफ कहां टच करेगा, P0B को। तो हम इस पॉइंट को क्या मान लिए, P0B मान लिए। ये सब बुझा रहा है? सबसे पीछे अरे बोलना है, जैसे नहीं भी समझ में आए तो बोलना है कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा और कल हम बता देंगे आपको ताकि फिर से हो जाए।